हेलो विद्यार्थियों। आज का टॉपिक अपना है जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, अर्थात उद्विकास का आनुवांशिक आधार। इवोल्यूशन के लिए मुख्यतः दो क्रियाएं आवश्यक हैं। नंबर 1 नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन, और दूसरा है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। अतः म्यूटेशन एवं नेचुरल सिलेक्शन का संयोग प्रजाति यानी रेस की मात्र उन्नति के लिए ही आवश्यक नहीं होता, बल्कि प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके लिए हमें निम्न चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे जीन पूल एवं जेनेटिक पॉपुलेशन, अर्थात जीन पूल एवं आनुवांशिक समष्टि। आकारिकी रूप से समान प्राणी किसी निश्चित क्षेत्र में रहकर आपस में प्रजनन कर अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, आनुवांशिक समष्टि कहते हैं। दो निकटवर्ती समष्टियों आपस में रैंडम यानी कि यादृच्छिक या नियमित रहती हैं। पॉपुलेशन का एक बड़ा समूह है जिसमें कई पॉपुलेशन आती है जिनका निश्चित जीन पूल होता है, जो पॉपुलेशन में डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न जीनोटाइप एवं फिनोटाइप गुण प्रदर्शित करते हैं। जीन पूल एक मेंडेलियन पॉपुलेशन में प्राणियों में स्थित कुल जीनों की संख्या को ही जीन पूल कहते हैं। अतः इवोल्यूशन में मुख्यतः जेनेटिक पॉपुलेशन में उपस्थित कुल जीन पूल है। इस प्रकार एक जेनेटिक पॉपुलेशन का कोई न कोई लाक्षणिक जीन पूल होता है। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी आनुवांशिक रूप से विशिष्ट होता है, क्योंकि उसका अपना विशेष जीन पूल या जीनोटाइप होता है। अतः यदि पॉपुलेशन आनुवांशिक साम्य की स्थिति में हो तो कई पीढ़ियों तक जीन पूल स्थिर रहता है। यह स्थिति इवोल्यूशन के अपोजिट है, क्योंकि इवोल्यूशन का अर्थ है परिवर्तन। ये परिवर्तन म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन या इन सभी के संयुक्त प्रभाव के कारण हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर एवं रिकॉम्बिनेशन के कारण भी जीन पूल और फिनोटाइप में परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके कारण कोई भी हानिकारक व लाभदायक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जिनका मुख्य कारण है जेनेटिक पूल में परिवर्तन आ सकते हैं। न्यू जेनेटिक कैरेक्टर्स प्रायः उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। यदि म्यूटेशन से पैदा हुई प्राणी जीवित रहते हैं और उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता सामान्य से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आने वाली पीढ़ियों में जीन पूल धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी चेंज इवेंट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन, अर्थात आनुवांशिक विचलन एक लार्ज पॉपुलेशन में किसी उत्प्रेरक यानी म्यूटेंट्स से जीन
की सफलता या असफलता है। यह प्राणी की जीवन क्षमता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता तथा संतान जीवित बचने की क्षमता पर निर्भर करता है। परंतु स्मॉल पॉपुलेशन में थोड़ा सा परिवर्तन अगली पीढ़ी के जीन संगठन का निर्धारण करने में मुख्य रोल अदा कर सकता है। स्वेल राइटर के अनुसार इवोल्यूशन में स्मॉल जनन करने योग्य पॉपुलेशन में परिवर्तन करने की भूमिका को ही जीनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जीनेटिक पॉपुलेशन में कैपिटल ए और स्मॉल ए यानी हेटेरोजाइगस जीन का जोड़ा अर्थात एलील्स किसी भी होमोजाइगस एलील्स यानी कि कैपिटल ए या स्मॉल ए बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अतः इस क्रिया में कुछ हानिकारक लक्षण पॉपुलेशन में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे कुछ प्राणी पॉपुलेशन से विलुप्त हो जाते हैं। सभी पॉपुलेशन उपसमूह में विभाजित रहती हैं, जिसके कारण जीनेटिक ड्रिफ्ट के कारण विश्व में विभिन्न भागों में पाई जाने वाली पॉपुलेशन में समानता तो पाई जाती हैं, परंतु कुछ लक्षणों में विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। जीन फ्रीक्वेंसी अर्थात जीन बारंबारता किसी एक समान लोकस पर एक एलील्स के जीन पूल में दूसरे एलील्स के जीन पूल की तुलना में अनुपात जीन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे एक काल्पनिक पॉपुलेशन में केवल 2 एलील्स है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए जीन व स्मॉल ए जीन पर प्रभावी है, तो जीनोटाइप के अनुसार इनके क्रॉस से 3 प्रकार के एलील्स बनेंगे। कैपिटल डबल ए 25%, कैपिटल ए और स्मॉल ए 50% और स्मॉल डबल ए 25%। माना कि पॉपुलेशन में प्राणियों की संख्या 100 है, तो इनमें से 40 कैपिटल ए, 40 कैपिटल ए और स्मॉल ए तथा 20 स्मॉल ए प्रकार के प्राणी है, तो इनकी जीन फ्रीक्वेंसी निम्नानुसार होगी। कैपिटल ए बराबर 80 + 40 बटे वे 200 = 0.6। स्मॉल ए की जीन फ्रीक्वेंसी 40 + 40 बटे वे 200 = 0.4। अतः कैपिटल ए एवं स्मॉल ए की जीन बारंबारता क्रमशः 0.6 व 0.4 होगी। यदि कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल ए क्रॉस या मल्टीप्लाई कैपिटल ए = 60 × 60/100 = 36 कैपिटल ए। उसी प्रकार कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल ए = 60 × 40/100 = 24 कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए और स्मॉल ए = 60। उसी प्रकार स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए = 40 × 60/100 = 24 कैपिटल ए। उसी प्रकार स्मॉल ए क्रॉस स्मॉल ए
इजकल टू 40 इंटू 40 अपॉन 100 इजकल टू 16, 24 कैपिटल ए और स्मॉल ए और 16 स्मॉल ए इजकल टू 40। अतः किसी भी पॉपुलेशन में किसी जीन की बारंबारता की गणना पॉपुलेशन में पाए जाने वाले कुछ कुल जीनों की संख्या जीन पूल का पॉपुलेशन में पाए जाने वाले उन जीनों की संख्या की कुल संख्या में भाग देकर ज्ञात की जा सकती है। अर्थात किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जीनोटाइप प्रकार के प्राणियों की संख्या जिसमें उसी बिंदु पथ पर एक समान लक्षण के जीन पाए जाते हों, जीन बारंबारता कहलाती है। हार्डिंग विंगबर्ग लॉ और थ्योरी। G.H. हार्डी एवं W. वेनबर्ग दोनों वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से 1908 में जीनेटिक पॉपुलेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें किसी भी पॉपुलेशन में एलील्स की फ्रीक्वेंसी का विश्लेषण करने के लिए एक सकल गणितीय ढंग विकसित किया, जिसे हार्डी विंगबर्ग का सिद्धांत या थ्योरी यानी द्विपद वर्ग नियम यानी बायोनॉर्मल स्क्वायर लॉ कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि जीनेटिक पॉपुलेशन लार्ज हो, रैंडम मैटिंग यानी नियमित जनन हो तथा म्यूटेशन एवं नेचुरल सिलेक्शन जैसी घटनाएं न घटे, तो पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट यानी स्थिर बनी रहती है। इस सिद्धांत को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैपिटल ए इजकल टू पी एंड स्मॉल ए इजकल टू क्यू हो तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर इजकल टू 1, अर्थात पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू 1, जिसमें पी प्रभावी जीन की बारंबारता तथा क्यू अप्रभावी जीन की बारंबारता है। अर्थात किसी पॉपुलेशन द्वारा आनुवांशिक साम्यावस्था पर पहुंचने पर इसका जीन पूल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थायी रहता है। हार्डी एंड विंगबर्ग नियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं या निम्न प्रकार से है। जैसे इवोल्यूशन प्रवृत्तियों के अभाव में उक्त नियम लागू होता है। नंबर 1, प्रत्येक पॉपुलेशन का एलील जीन एवं जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पीढ़ी दर पीढ़ी साम्यावस्था में बनी रहती है। नंबर 2, पॉपुलेशन में मेटिंग पूर्णतया रैंडम आवश्यक घटना है। नंबर 3, केवल लार्ज पॉपुलेशन में ही एलील जीन व जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट या स्थिर पाई जाती है। चौथा, पॉपुलेशन में सभी जीनोटाइप सामान्य रूप से जनन करने में समर्थ होते हैं। थैंक यू।